फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मैं रिएक्शन एंड रिव्यूज़ बनाती हूं, तो अगर आपका भी कोई फेवरेट व्लॉगर है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे बसंती जी ने आके कमेंट किया और मुझे किसी के भी कमेंट करने से कोई भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ और मेरे जैसे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ऑडियंस, कोई भी पब्लिक वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस घटना की सच्चाई और झूठ ये सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और शायद इसी रीज़न की वजह से अभी तक भी अनीता जी की फैमिली ने खुल करके किसी का भी नाम नहीं लिया है। अभी तक इस पूरी वारदात से रिलेटेड उन्होंने 2 वीडियोस डाली हैं, 2 आई थिंक 3, लेकिन उन तीनों वीडियो में उन्होंने ना तो बसंती जी का नाम लिया है, ना ही खुल करके उनके भाइयों का नाम लिया है। तो जिस पे बीती है, जो इस चीज़ से घटित है, जब उस इंसान ने अभी तक नाम नहीं लिया किसी का, तो फिर हम में से कोई भी बोलने वाला कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला, पहले अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, उसके बाद पब्लिक डिपेंड करता है पब्लिक को कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, लेकिन अपना पक्ष रखना पड़ता है। जिस दिन पहली वीडियो आई थी अनीता जी की रोते हुए, उस दिन भी उन्होंने खुल करके किसी का भी नाम नहीं लिया, है ना। अब ये है कि कल को कुछ भी चीज़ सॉर्ट आउट होती है तो उनके पास हमेशा ये बोलने के लिए है कि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है। कल को मैटर समझौता भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, तो उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो उनकी तरफ से किसी की डिफेमेशन ही नहीं हुई, क्योंकि अब चीज़ें लीगल जा चुकी हैं। और जब भी कोई मैटर लीगल होता है तब उस मैटर पे हम किसी एक इंसान को गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है ना, कानून से बढ़कर तो हम नहीं हैं। जितनी चीज़ों की तफ्तीश कानून करेगा उतनी तो यहाँ पे बैठे हुए आप और मैं कर ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग वीडियो पे से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम डंके की चोट पे किसी एक को गलत और किसी एक को सही नहीं बोल सकते हैं। जैसे जैसे वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, उन वीडियोज़ के आधार पर हम रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन ही देना चाहिए। यहाँ पे झूठ और सच का फैसला अब, क्योंकि कानून के हाथों में ये फैसला है, तो मुझे कानून पे पूरा विश्वास है कि कानून जो भी फैसला लेगी अच्छा ही लेगी, सही लेगी, और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। फिलहाल आज मुझे एक और चीज़ पता चली, उसके बारे में मैंने सोचा वीडियो में डिस्कशन करते हैं। जस्ट अभी मैंने 10 मिनट पहले ही मैंने गोलू की लाइव देखी, और लाइव देखने के बाद ना मुझे सिर्फ एक चीज़ बुरी लगी। बाकी लड़ाई झगड़े चलो हैं आपस में, और वो सॉर्ट हो भी जाएंगे, नहीं भी होंगे तो पुलिस केस होगा, सही गलत का फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे जब ये पता चला कि इस पूरे मैटर में गोल्डी को भी ड्रैग किया गया है, तो मुझे ये चीज़ फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो बच्ची उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, ऊपर से वो लड़की, ऊपर से वो नाबालिग बच्ची, ऊपर से वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वो बच्ची जिस वक्त स्कूल गई हुई थी, उसको पता भी नहीं कि पीछे से क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। क्या थाने में उसका नाम देना जस्टिफाई था? क्या उस बच्ची को थाने के चक्कर कटवाना सही है? हम लोग हमेशा इस चीज़ से बचते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियों को कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि थाने के अंदर पैर भी रखना पड़े, है ना। लेकिन वो बच्ची को थाने के अंदर पैर रखने की नौबत आ गई है, जबकि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वो बेटी तो आपकी भी है तो आप लोगों का ही परिवार। आज जिस भी रीज़न की वजह से इन लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं कि एक दूसरे के ऊपर केस, कार्रवाई, मरने जीने तक की नौबत आ गई है, तो वहाँ पर घर के बच्चों को कम से कम इन चीज़ों में नहीं फंसाना चाहिए, खासकर लड़की को, और खासकर जब वो बच्ची उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं थी। ये बात भी सही है कि वो बच्ची आपका कोई भी हार्म नहीं कर सकती, और अगर हार्म करने की कोई इंटेंशन होती तो इससे पहले भी आप लोग गाँव आए हो, उससे पहले भी आप लोग गाँव आए हो, इतने समय से आप लोग गाँव हो, लेकिन आज तक कभी आपके जान पे कोई भी ऐसी हमला नहीं हुआ। आज तक कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा तमाशा हुआ, और उस तमाशे में अब इनको अपनी जान मान का खतरा और डर लग रहा है। वेल, गोलू ने एक बात और अपनी लाइव में बताई कि जब इन लोगों ने कंप्लेन वगैरह करा दी थी, जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे आए, तो ये लोग नीचे नहीं उतर के आ रहे थे, बुलाने के बाद भी नीचे नहीं उतर के आ रहे थे। उसके बाद अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाते हुए नीचे उतरे हैं, और ये बोलते हुए हमें धमकी मिल रही है, हमें जान से मार देंगे, हमें जान से मार देंगे। सबसे पहली बात कि किसी को भी जान से मारना इतना आसान नहीं हो रखा है, और पब्लिक के सामने कोई आप पे हाथ कैसे लगा देगा?
इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं, जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पे हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, कौन आपके ऊपर हाथ लगा देगा। चलो उस वक्त ये बोला गया कि दोनों अकेले थे। बसंती के 5 भाई थे, तो 5 मतलब ज़्यादा जने हो गए, लेकिन इस वक्त तो इनका भी पूरा परिवार साथ में है। गली मोहल्ले गांव में भी सबको पता चल गया है। तो अब जब केस ऑलरेडी पुलिस के हाथ में है, तो इतना बड़ा रिस्क किसी को मारने का अब कोई भी नहीं लेगा। ऊपर से गोलू ने अपनी वीडियो में एक बात और बताई कि जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और सबको यही लगा कि चलो जैसे और दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो गाँव से बिलोंग करते हैं उन्होंने बताया कि दीदी गाँव में ना ये सब चीज़ें आम होती हैं, कभी ज़मीन को लेके, कभी खेतों को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके गाँव में आए दिन ऐसे झगड़े होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद समझौता होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो गांव देहात में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है कि हाय किसी ने किसी का, ये चीज़ें गांव में चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें जब हुई उस समय भी ये मैटर सॉर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा बसंती के परिवार को भी नहीं था कि मैटर इतना आगे पहुंच जाएगा कि कानूनी कार्रवाई तक कर दी जाएगी। तो उनको भी इस बारे में नहीं पता था। जब उनको भी इस बारे में पता चला तो उनके भाई भी वहाँ से आए और उसके बाद आगे की चीज़ें हुई। अभी गोलू ने वीडियो में जो बताया, जिसमें से मुझे 2-3 बातें डिसअपॉइंटिंग लगी। एक तो बेमतलब का गोल्डी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लड़ाई है ये शुरू कैसे हुई। इससे पहले 5 चैनल डिलीट कर चुके हैं बसंती के, जिन चैनल्स के प्रूफ भी इन लोगों ने पहले दिए थे। उसके बाद अब जब इन्होंने एक नया चैनल शुरू करा और ये चैनल चलाने लगे, थोड़ा इनकी आमदनी होने लगी, थोड़े बहुत पैसे आने लगे, तो बेसिकली इस चैनल को लेके, इस चैनल के कंटेंट को लेके इन लोगों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। खासकर इस चीज़ को लेके कि अगर बसंती दादाजी की सेवा पानी दिखाती थी तो उसकी वजह से नेगेटिविटी मिलती थी अनीता जी को, जिसके लिए अनीता जी परेशान होती थी और उन्हें गुस्सा आता था कि तुम ऐसी चीज़ें दिखाते हो और इस चीज़ की वजह से, ऐसे कंटेंट की वजह से मुझे परेशानी होती है। जिस पे बसंती ने भी यह जवाब दिया कि तो आप भी सेवा करते हुए दिखा दो, आप भी कर दो ऐसा, तो आपको नहीं पड़ेंगी। लेकिन मैं जब ये चीज़ें कर रही हूँ और मेरा ये कंटेंट है तो मैं ये चीज़ें दिखाऊंगी, आप भी दिखा दो तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके इन लोगों के बीच में पहले से ही मन मुटाव थे। लेकिन फिर भी दीपक जी के जाने के बाद ना तो अनीता जी ने इन्हें पोक किया, ना ही मैं ये बोलूँगी कि बसंती ने कभी पोक किया। दोनों अपनी अपनी व्लॉगिंग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ भी कि ऑडियंस ने करा तो वहाँ पे बसंती ने रोका भी कि मेरी किसी भी वीडियो को, मेरे किसी भी चीज़ को किसी दूसरे से रिलेट मत करो, किसी दूसरी चीज़ से बिल्कुल भी रिलेट मत करो। उस बीच रवीना ललित वाली कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद उस समय भी बसंती को बोला गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें दोनों ने कभी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इस चीज़ को सब जानते थे कि अब बसंती अकेली है, हस्बैंड नहीं है और जैसे तैसे करके अपना घर चला रही है। तो अब अचानक से ये जो मुद्दा हुआ, ये किसी छोटी मोटी बात पे तो देखो उठा नहीं होगा, है ना। कोई इंसान अगर रो रहा है तो वो इंसान फालतू में तो रोएगा नहीं, क्योंकि अगर उसे रोना होता तो वो बहुत पहले भी कलह कलेश कर सकता था। वो अलग बात हो सकती है कि चीज़ें छोटी हुई हों और चीज़ें दिखाई बड़ी गई हों, पहले दिमाग में ना आया हो कि ये सब चीज़ें करें, लेकिन बहसबाजी इतनी बढ़ गई होगी कि कार्रवाई तक बात चली गई, या ये बोले कि नियर डियर ने ये सलाह मशवरा के साथ ये चीज़ें करी होंगी। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि अनीता जी ने जो चीज़ें दिखाई वो झूठ होंगी। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बसंती और बसंती के भाई यहाँ पे गलत होंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह उस दिन का इंतज़ार करूँगी जिस दिन पुलिस की साइड से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है और ये हमें पता चलता है कि आखिर इन दोनों केसेस में कौन झूठा था, कौन सच्चा था, किसने तिल का ताड़ बनाया और किसके साथ ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचा। इस हद तक कोई झगड़ा नहीं पहुंचा कि कोर्ट कचहरी थाने तक के चक्कर काटने पड़ जाएं। एक बुजुर्ग इंसान से लेकर एक छोटी बच्ची को तक, एक बूढ़े इंसान का भी वहाँ पे नाम है, छोटी बच्ची का भी वहाँ पे नाम है, गोलू का भी वहाँ पे नाम है। देखा जाए तो बसंती के पूरे परिवार का वहाँ पे नाम है, चाहे वो लोग वहाँ पे थे चाहे वो लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन थाने में सबके नाम गए हुए हैं। और नाम गए हुए हैं तो चक्कर कटते रहेंगे, चक्कर लगते रहेंगे, और तब तक लगते रहेंगे जब तक या तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता या फिर सच्चाई का पता नहीं चलता। तो इससे देखिए परेशान तो सब लोग होंगे। वहीं पे बसंती ने बैक टू बैक वीडियोस पे वीडियोस डाल रही है,
क्योंकि केस करा है अनीता जी ने। अब जिन्होंने केस करा है तो सामने वाला अपनी सफाई में सफाई तो देगा ही, अपना डिफेंड तो करेगा ही, डिफेंसिव भी होगा। अगर कि ये केस करा होता बसंती ने तो यहाँ पे अनीता जी अपने आप को डिफेंड करती, लेकिन केस हुआ है अनीता जी की फैमिली की तरफ से, तो बसंती यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करते हुए अपना पक्ष रख रही है। और उसको अपना पक्ष रखने की उतनी ही आज़ादी है जितनी आज़ादी अनीता जी को अपनी बात रखने की है। अब उसके बाद से अनीता जी का तो कोई भी वीडियो नहीं आया। उनका लास्ट वीडियो था जब उन्होंने एफआईआर वगैरह कराई, लेकिन अभी तक भी वो खुल के पूरा सीन और सिनेरियो बता ही नहीं रही हैं, जबकि बसंती ने बहुत वीडियोस बना दी हैं और तब से वो चीज़ें दिखा रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी और ये एक्सपेक्ट करूँगी अनीता जी की फैमिली से भी कि वो भी आके ऑडियंस को कुछ चीज़ें बताएं। आप भी बताइए कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, क्यों कितनी नौबत आ गई कि सामने वाले ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, हाथापाई तक की नौबत आ गई। और इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी लाला जी की कि लाला जी 2 घंटे तक बेहोश भी रहे। खैर, बेहोशी का भी कमेंट सेक्शन पे आप लोगों के सवाल उठने लगे हैं जब से बिहारी माँ का वीडियो सबने देखा, कि जो इंसान को आप ये बोल रहे हैं कि वो बेहोश था और वीडियो में आने के लायक भी नहीं है, रो रो के उनका इतना बुरा हाल है, वो इंसान बिहारी माँ के चैनल पे उनकी अलमारी को ऊपर पहुँचाने में इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। उसके अलावा जब 2 घंटे तक कोई इंसान बेहोश होता है तो सबसे पहले घर वाले उनको हॉस्पिटल के लिए लेके दौड़ते हैं। बेहोश रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर कोई इंसान 2 मिनट के लिए भी नीचे धरती पे गिर जाए ना तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तो अगर लाला जी 2 घंटे तक बेहोश थे तो आप लोगों ने किसी भी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन क्यों नहीं ली, किसी डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं, कोई दवाई क्यों नहीं कराई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराया? 2 घंटे तक क्या सिर्फ लाला जी के होश में आने का इंतज़ार हो रहा था? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनके साथ मारपीट नहीं हुई होगी, डेफिनेटली खींचातानी में चोटें लगी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका सवाल इनसे पुलिस भी करेगी, जिसके जवाब इन्हें पुलिस को भी देने पड़ेंगे और जिसका इन्हें सबूत भी देना पड़ेगा और प्रूफ भी देने पड़ेंगे। और ये उनमें से सबसे मेजर पॉइंट है कि अगर लाला जी 2 घंटे बेहोश हो गए थे तो उस 2 घंटे में लाला जी को किसी डॉक्टर के पास लेके गए या नहीं लेके गए, किसी डॉक्टर को दिखाया या फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि 2 घंटे बाद लाला जी को होश आ जाएगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों की वजह से अब ऑडियंस भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मैं ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी नतीजे पे आप लोग मत पहुंचिए, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे द्वारा भी गलती से भी किसी इनोसेंट को मैं गुनहगार बोल दूं या किसी गुनहगार को मैं इनोसेंट बोल दूं। तो मैं भी सिर्फ इंतज़ार कर रही हूं दोनों पक्षों का आमने सामने आने का, कुछ सबूत दिखाने का, क्योंकि ये मैटर सबूतों का है। ये मैटर नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है कि हम किसी की बोली बात पे विश्वास कर लें। अगर कि ये मैटर लीगल पे नहीं जाता तो शायद हम एक दूसरे की बोली हुई बातों पे विश्वास भी कर लेते, लेकिन क्योंकि ये मैटर लीगल है तो हमें भी सबूत के आधार पर ही बात करनी पड़ेगी, हमें भी एविडेंसेस के आधार पर ही बात करनी पड़ेगी। जितनी सिंपैथी हमारे लिए अनीता जी और लाला जी के प्रति बनती है, उनकी चोट देख के जितना दुख हमें हुआ उतना ही सिंपैथी हमें बसंती के लिए भी बन रही है कि वो भी अकेली है, उसका पति नहीं है, छोटे बच्चे हैं और इस उम्र में अपने बूढ़े ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ उस औरत को थाने के चक्कर कट रहे हैं जिसके पति को मरे हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ। तो देखा जाए तो दोनों की तरफ ही हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि अभी दोनों में से हम किसी को भी गलत या सही नहीं बोलें, वक्त का इंतज़ार करते हैं। टाइम के साथ साथ चीज़ें हमारे सामने और क्लियर होंगी और मुझे विश्वास है कि जो भी झूठ बोल रहा होगा उसका झूठ टाइम के साथ साथ सामने ज़रूर आ जाएगा। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कल कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आए, कुछ नए तथ्य, कुछ नए प्रूफ सामने आए, जिसके आधार पे हमें भी कॉन्फिडेंस फील हो अपनी वीडियो बनाते हुए, एक कॉन्फिडेंस फील हो अपनी आवाज़ उठाते हुए। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।